नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए हिंदी के सिलेबस में गद्यांश का कुछ पार्ट देखेंगे, यानी कि गद्यांश नंबर 19 आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, एक बार जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुका है वो एक बार अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, ताकि वो भी साथी हमारे साथ जुड़ सके और इस लाइव सेशन को वो भी देख सके। तो दोस्तों, एक बार शेयर भी करेंगे और हमें ये कमेंट करके बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है। सभी साथियों को गुड इवनिंग। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो छोटे भाई बहन जुड़े हैं, उनको गुड इवनिंग। और एक बार वो इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़ सके और इस लाइव सेशन का आनंद उठा सके। एक बार सभी शेयर करके हमें ये कमेंट करेंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर है। उसके बाद बढ़ेंगे गद्यांश नंबर 19। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में गद्यांश नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया था, इस वीडियो में गद्यांश 19 से हमें स्टार्ट करना है। तो एक नोटिस ये भी हमें देनी थी कि साथियों, इस वीडियो से हम लोग नाम लेने की जो एक आदत सी बन गई है वो थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि नाम लेने में क्या होता है, जो हमारा पोर्शन यानी कि जो मेन उद्देश्य होता है पढ़ना, वो कम हो जाता है। इस वजह से नाम कम ही लिया जाएगा इस क्लास में। जो भी साथी अगर नाम के लिए केवल आया है वो जा सकता है, इस क्लास में ज़्यादा नाम नहीं लिया जाएगा। जो भी जुड़ेगा वो केवल पढ़ने के लिए जुड़ेगा, क्योंकि नाम तभी होगा जब आप सेलेक्ट होंगे। यानी जवाहर नवोदय विद्यालय में जैसे ही आप सेलेक्ट होंगे तो आपका नाम किसी के कहने पर नहीं, खुद लिया जाएगा और आपके माता पिता, परिवार, घर, क्षेत्र, सभी स्कूल वाले सभी लोग आपका नाम लेंगे। तो दोस्तों, आज से इस वीडियो में हम लोग केवल फोकस करेंगे पढ़ने पे और आप भी हमारे साथ सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये गद्यांश आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस गद्यांश को एक बार हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जो प्रश्न बनेंगे वो उत्तर हम लोग ढूंढेंगे। डेडालस और उसके बेटे इकारस को एक राजा ने एक टापू पर कैद कर लिया। एक डेडालस और इकारस नाम के दो व्यक्ति थे। वो उन दोनों को राजा ने एक टापू पर कैद कर लिया था, किंतु डेडालस चतुर आदमी था। जो डेडालस था वो चतुर आदमी थे। उसने अपने बेटे से कहा, हम यहाँ से बच निकलने का रास्ता खोज लेंगे। डेडालस ने इकारस से कहा कि बेटा, हम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। उसने बांस की खपच्चियों में मोम से डैने चिपकाया कर पंखों का एक जोड़ा बनाया और उसने अपने बेटे के कंधों पर लगा दिया। उसने इकारस से कहा, अब जाओ, किंतु बहुत ऊंचे मत उड़ना, क्योंकि सूरज की गर्मी से मोम पिघल जाएगा। तो उसने किसी तरीके से एक पंख की तरह बनाया और इकारस के कंधों पर लगा दिया और बोला, जाओ बेटा, किंतु बहुत ऊंचे मत उड़ना, क्योंकि सूरज की गर्मी से जो मोम होता है वो पिघल जाता है और पंख गिर पड़ेंगे। पिघलने से क्या होंगे, जो पंख बनाए गए हैं वो गिर पड़ेंगे। इकारस उड़ चला। उसने महसूस किया कि वो कितना खुश और आज़ाद है। वह अपने पिता की सलाह भूल गया और गिद्धों की भांति ऊंचे उड़ने का फैसला किया। वह ऊंचे और ऊंचे उड़ता गया। सूरज की गर्मी से मोम पिघल गया और पंख गिर पड़े। तो दोस्तों, सूरज की जो गर्मी थी उसकी वजह से मोम पिघल गया और वो पंख टूट गया। वो समुद्र में जा गिरा और डूब गया। तो ये थी कहानी। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्नों की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे प्रश्न लग चुका है। आप जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करेंगे। डेडालस चतुर आदमी था, अतः वह बहुत ऊंचा नहीं उड़ा। उसे राजा ने कैद कर लिया। उसने पंख बनाए जिन्होंने इकारस को उड़ने में सहायता की। वह समुद्र में नहीं गिरा। तो इसमें क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा? डेडालस चतुर आदमी था, अतः क्या?
जल्दी से आप कमेंट करेंगे। डाइडालस चतुर आदमी था, अतः क्या होना चाहिए? उसने पंख बनाए जिन्होंने इकारस को उड़ने में सहायता की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी उसने पंख बनाए और जिन्होंने इकारस को उड़ने में सहायता की। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। डेडालस और उसका बेटा टापू से बच निकलना चाहते थे क्योंकि वे टापू पर कैद थे। राजा ने उन्हें ऐसा करने की आज्ञा दे दी थी। वे बहुत चतुर थे, वे पंछियों की भांति उड़ना चाहते थे। तो दोस्तों डेडालस और उसका बेटा इकारस जो टापू से बच निकलना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया? यानी कि डेडालस और उसका बेटा टापू से बच निकलना चाहते थे क्योंकि वे टापू पर कैद थे। राजा ने उन्हें ऐसा करने की आज्ञा दी थी, या वे बहुत चतुर थे, या वे पंछियों की भांति उड़ना चाहते थे। जल्दी से आप उत्तर कमेंट करेंगे, उसके बाद हम इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। पहले आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो वे टापू पर कैद थे, इस वजह से वो बच निकलना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इकारस ने प्रसन्नता और स्वतंत्रता महसूस की क्योंकि उसका पिता उसके साथ ना था। वो कैद से छूटकर उड़ रहा था, उसके ऊपर सूरज चमक रहा था, उसके पंख डैनों और मोम के बने थे। तो इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा? इकारस ने प्रसन्नता और स्वतंत्रता महसूस की, क्यों? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, वे कैद से छूटकर उड़ रहा था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। इकारस समुद्र में जा गिरा क्योंकि उसके पंख काफ़ी मजबूत ना थे, वे गिर गए। उनके पंख ठीक तरह नहीं लगे थे। वह बहुत ऊंचा उड़ा और सूरज की गर्मी से मोम पिघल गया और उसके पंख गिर पड़े। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर गद्यांश के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा, यानी वो बहुत ऊंचा उड़ा और तथा सूरज की गर्मी से मोम पिघल गया और उसके पंख गिर पड़े। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन। इकारस समुद्र में नहीं गिरता यदि वह गिद्ध की तरह उड़ता, वह अपने पिता को साथ लेकर उड़ता, वह मजबूत और बहादुर होता, वह अपने पिता की सलाह पर चलता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो इकारस था वो समुद्र में नहीं गिरता यदि वो क्या करता? तो दोस्तों यदि वो अपने पिता की सलाह को मानता तो वो समुद्र में नहीं गिरता। आगे बढ़ेंगे अगले गद्यांश की ओर, गद्यांश नंबर 19 की ओर, और देखेंगे 19 हो चुका है, 20 की ओर। गद्यांश नंबर 20 की ओर देखेंगे। इस गद्यांश में किस तरह का या किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, पहले इस गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ने के बाद देखेंगे इस गद्यांश से क्या प्रश्न उठाए गए हैं। बादशाह नसरुद्दीन अपनी उदारता और अपने नम्र स्वभाव के लिए बहुत विख्यात थे। बादशाह होने पर भी अपने निजी खर्च के लिए उन्होंने शाही खजाने से कभी एक पैसा भी नहीं लिया। वह बच्चों को पढ़ाया करते थे और उससे अपनी रोजी कमाते थे। यानी जो नसरुद्दीन थे वो क्या थे? बादशाह थे। अपनी उदारता और अपने नम्र स्वभाव के लिए वो विख्यात थे, यानी कि चर्चित थे। बादशाह होने पर भी अपने निजी खर्च के लिए उन्होंने शाही खजाने में राजा के जो खजाने होते उनसे वो कभी अपने निजी खर्च के लिए उपयोग नहीं किए।
वो बच्चों को पढ़ाया करते थे और उससे अपनी रोजी कमाते थे। वो बच्चों को क्या करते थे, ट्यूशन पढ़ाया करते थे, उसी से वो अपनी रोजी रोटी चलाते थे। एक दिन खाना बनाते समय उनकी बेगम का हाथ जल गया। असह्य पीड़ा होने लगी। वह भागी हुई नसरुद्दीन के पास गईं और चीख कर बोली, देखो तो मेरा हाथ जल गया। क्या आप जैसा बड़ा बादशाह एक रसोइया भी नहीं रख सकता? बादशाह मुस्कुराए और धीरे से बोले, बेगम साहिबा, यह ना भूलिए कि शाही खजाना मेरा नहीं है, वो मेरी प्रजा का है। अपने लिए इसमें से एक पैसा भी लेना पाप होगा। ये सुनकर बेगम चुप हो गई और चुपचाप रसोई में चली गई। तो जो नसरुद्दीन थे वो क्या थे, उदार और नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। बादशाह होने पर भी वो निजी खर्च नहीं करते थे, यानी राजशाही यानी कि शाही खजाने में से वो खर्च नहीं करते थे। वो बच्चों को पढ़ाया करते थे, उसी से रोजी रोटी चलाते थे। एक दिन खाना पकाते हुए यानी उनकी बेगम जो थी, उनका हाथ जल गया। उन्हें पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगा। वो भागी हुई नसरुद्दीन के पास गई और चीख कर बोली, देखो तो मेरा हाथ जल गया है। क्या आप जैसा बड़ा बादशाह एक रसोइया भी नहीं रख सकता? बादशाह मुस्कुराए और धीरे से बोले, बेगम साहिबा, ये ना भूलिए कि ये शाही खजाना मेरा नहीं, ये मेरी प्रजा का है और अपने लिए इनमें से एक पैसा भी लेना पाप होगा। ये सुनकर बेगम चुप हो गई और चुपचाप रसोई में चली गई। तो ये था कहानी नसरुद्दीन के बारे में। आइए इस नसरुद्दीन के ऊपर जो प्रश्न बने हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। नसरुद्दीन मानते थे कि शाही खजाने का धन उन्हीं का है, उनकी प्रजा का है, रानी का है, शाही परिवार का है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, उनकी प्रजा का है। यानी नसरुद्दीन क्या मानते थे, जो राजशाही खजाना है वो उनकी प्रजा का है। नसरुद्दीन शाही खजाने से कुछ भी धन नहीं लेते थे, क्योंकि वे ईमानदार थे, डरते थे, एक बादशाह थे, एक कंजूस आदमी थे। नसरुद्दीन शाही खजाने से कुछ भी धन नहीं लेते थे, क्योंकि वो ईमानदार थे, कि डरते थे, कि एक बादशाह थे या कंजूस आदमी थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ए हो जाएगा, यानी वो ईमानदार थे। आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। नसरुद्दीन के उत्तर को सुनकर बेगम इसलिए चुप हो गई क्योंकि वे आश्चर्य में पड़ गईं। उनके पास कोई उत्तर न था। वे बादशाह के उच्च विचारों से प्रभावित हो गई। उन्होंने सोचा कि बादशाह नाराज हो गए थे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि नसरुद्दीन के उत्तर को सुनकर बेगम इसलिए चुप हो गई। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी उनके पास कोई उत्तर ना था इसलिए वो चुप हो गई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नसरुद्दीन बच्चों को इसलिए पढ़ाया करते थे क्योंकि वे चाहते थे अपने लोगों को शिक्षित करना, अपने निजी खर्च के लिए पैसा कमाना, बच्चों के साथ आनंद लेना, अपनी प्रजा को प्रसन्न करना। नसरुद्दीन बच्चों को इसलिए पढ़ाया करते थे क्योंकि वो क्या चाहते थे, अपने लोगों को शिक्षित करना, अपने निजी खर्च के लिए पैसा कमाना, बच्चों के साथ आनंद लेना, अपनी प्रजा को प्रसन्न करना।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो बी हो जाएगा। अपने निजी खर्च के लिए वो क्या करते थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बेगम नसरुद्दीन के आगे इसलिए चीख पड़ी क्योंकि वे अच्छा खाना नहीं बनाती थी, उनका हाथ जल गया था। वे चाहती थी कि उनके पास कोई नौकर रहे। शाही खजाने में ढेर सारा धन था। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं सूचित कर दूं कि इस वीडियो के बाद या इस लाइव स्ट्रीमिंग के बाद आपको मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कुछ 5 से 6 मिनट के बाद आपकी लाइव मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप उससे भी जुड़ जाइएगा, और जो साथी नए हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक भी करते चलेंगे साथियों। तो बेगम नसरुद्दीन के आगे इसलिए चीख पड़ी क्योंकि उनका हाथ जो था वो जल गया था। आगे बढ़ेंगे अगले गद्यांश की ओर। गद्यांश नंबर 21। कुछ छोटे भाई बहन कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा नाम लीजिए। तो दोस्तों ये अब हमारे पास समय ज़्यादा नहीं रह गया कि आप लोगों का नाम लिया जाए, तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न है आप तक पहुंचाया जाए। और नाम तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा खुद आपके नाम लिए जाएंगे, तो इस वजह से नाम पर मत फोकस करिए, आप कमेंट पर मत ध्यान दीजिए, केवल आप प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। कुछ साल पहले जापान के बच्चों ने जवाहरलाल नेहरू को लिखा और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके एक हाथी भेज दें। तो दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में है। कुछ साल पहले जापान के बच्चे थे, वो जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा और उनसे प्रार्थना की कि उनको एक हाथी भेज दे। भारत के बच्चों की ओर से उन्होंने उनको एक सुंदर हाथी भेज दिया। यह हाथी मैसूर से आया था, उसे समुद्री रास्ते से जापान भेजा गया। जब वह टोक्यो पहुंचा तो हजारों बच्चे उसे देखने आए। उनमें से बहुतों ने कभी हाथी नहीं देखा था। वह राष्ट्रीय पशु उनके लिए भारत का एक प्रतीक बन गया। इस प्रकार जापान और भारत के बच्चे एक दूसरे से जुड़ गए। नेहरू जी को इस बात से बहुत खुशी हुई कि उनके इस उपहार से जापान के उनके बच्चों खुश हैं। जापान के उनके अनेक बच्चे खुश हैं और हमारे देश के बारे में सोचने लगे। तो दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ यहाँ लिखा गया है कि कुछ साल पहले जापान के बच्चों ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर ये प्रार्थना की कि वो उनके लिए एक हाथी भेज दे। भारत के बच्चों की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने एक हाथी भेज दिया। यह हाथी मैसूर से आया था, उसे समुद्री रास्ते से जापान भेजा गया। जब वो टोक्यो पहुंचा तो हजारों बच्चे उसे देखने आए। उनमें से बहुतों ने कभी हाथी नहीं देखा था। वो राष्ट्रीय पशु उनके लिए भारत का एक प्रतीक बन गया। इस प्रकार जापान और भारत के बच्चे एक दूसरे से जुड़ गए। नेहरू जी कुछ इस बात से बहुत खुशी हुए कि उनके इस उपहार से जापान के अनेक बच्चे खुश हुए और हमारे देश के बारे में सोचने लगे। जल्दी से एक बार अपने स्क्रीन पर भी इस टॉपिक को रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद आगे बढ़ेंगे प्रश्नों की ओर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न है। नेहरू जी खुश थे क्योंकि उन्होंने जापान को एक हाथी भेजा था। जापान को हाथी ने समुद्री रास्ते से एक लंबी यात्रा की। उनके उपहार से जापानी बच्चे हमारे देश के बारे में सोचने लगे। हाथी जापान से खुश था।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा। उनके उपहार से जापानी बच्चे हमारे देश के बारे में सोचने लगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नेहरू जी एक हाथी जापान भेजा क्योंकि जापान की सरकार ने एक हाथी मांगा था। उन्हें हाथी पसंद थे। जापानी बच्चों ने हाथी मांगा था। हाथी राजसी पशु है। नेहरू जी ने एक हाथी जापान क्यों भेजा था? तो दोस्तों, क्योंकि जापानी जो बच्चे थे वो हाथी पत्र लिख के हाथी मांगा था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। उन्होंने उनको एक सुंदर हाथी भेज दिया। इस वाक्य में उनको शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया? उन्होंने उनको, तो इसमें उनको जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया? टोक्यो के बच्चों के लिए, कि जापानी चिड़ियाघर के लिए, कि मैसूर के बच्चों के लिए, कि जापान के बच्चों के लिए? तो दोस्तों, यहाँ उनका का प्रयोग का मतलब है जापान, यानी उनको के लिए है, जापान के बच्चों के लिए है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हजारों जापानी बच्चे हाथी को देखने के लिए टोक्यो आए क्योंकि वह एक राजसी पशु था। उनके पहले उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा। वह एक पालतू पशु है। वो भारत से भेजा गया था। हजारों जापानी बच्चे हाथी को देखने किस लिए आए थे? तो क्योंकि उनसे पहले उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था, यानी जापान के बच्चे इससे पहले कभी हाथी नहीं देखा था। क्वेश्चन नंबर 5, हाथी ने भारत से जापान की यात्रा कैसे की? जहाज से, या वायुयान से, रेल द्वारा, सड़क द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए हो जाएगा, यानी जहाज से। हाथी जो था वो भारत से जापान जहाज से गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट गद्यांश की ओर। गद्यांश नंबर, ये 21 हो गया, 22 की ओर। गद्यांश नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इस गद्यांश से जो भी प्रश्न बनेंगे उसका उत्तर ढूंढेंगे। आधुनिक बिहार पुराने समय में मगध कहलाता था। जो आधुनिक बिहार था, आधुनिक में जो नया बिहार है वो पुराने समय में मगध कहलाता था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र को आजकल पटना कहा जाता है, यानी जो आज जिसे पटना हम लोग जानते हैं वो पहले पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र को आजकल पटना कहा जाता है। जिस समय सिकंदर ने भारत के पूर्वोत्तर भाग पर आक्रमण किया था उस समय मगध का राजा महापद्म नंद था। नंद के मंत्री का नाम चाणक्य था। नंद एक निर्दयी और अत्याचारी राजा था। तो दोस्तों, आधुनिक जो बिहार है वो पुराने समय में मगध कहलाता था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र को आजकल पटना कहा जाता है। जिस समय सिकंदर ने भारत के पूर्वोत्तर भाग पर आक्रमण किया था उस समय मगध का राजा महापद्म नंद था। नंद के मंत्री का नाम चाणक्य था। नंद एक निर्दयी और अत्याचारी राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य नामक युवक ने चाणक्य से मिलकर राजा नंद को युद्ध में पराजित किया और स्वयं मगध की सत्ता संभाली। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रजा सुखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान योद्धा था। उसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को युद्ध में पराजित किया था। अजय समझी जाने वाली यूनानी सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। यानी सेल्यूकस जो था वो अपने पुत्री की विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया।
मेकस्थनीज नामक विद्वान को भी सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण परिवार में जन्मे चंद्रगुप्त मौर्य को महाराजा धीराज चंद्रगुप्त मौर्य बनाने का श्रेय उनके गुरु चाणक्य को ही जाता है। तो ये था चंद्रगुप्त जी के बारे में। आइए इनके अनुच्छेद के हिसाब से या गद्यांश के हिसाब से जो कुछ प्रश्न बने हैं वो देखते हैं। आधुनिक बिहार को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों आधुनिक बिहार को हम लोग मगध कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा कौन था? तो ये था महापद्मनंद। यानी सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा महापद्मनंद थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेगस्थनीज कौन था? विद्वान था, व्यापारी था, मंत्री था, राजा था? मेगस्थनीज कौन था? तो मेगस्थनीज कौन था? एक विद्वान था। मेगस्थनीज एक विद्वान था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? सिकंदर, महापद्मानंद, चाणक्य या सेल्यूकस? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यानी चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, वो हो जाएगा चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु जो था वो चाणक्य थे। लास्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मगध की राजधानी कहाँ थी? आप इस लास्ट प्रश्न का जल्दी से उत्तर कमेंट करेंगे। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों मगध की राजधानी जल्दी से हमें कमेंट करके बताएंगे। ये लास्ट प्रश्न है और वीडियो को भी आप लोग लाइक कर देंगे। इसके बाद आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी कुछ मिनट के बाद, तो साथियों उससे भी आप लोग जुड़ जाइएगा। उसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर हाजिर रहूँगा। जल्दी से आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 5, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों मगध की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी, यानी जिसे पटना इस समय कहा जाता है, वो मगध की राजधानी थी, पाटलिपुत्र थी। ये था आपके गद्यांश के कुछ हिस्से थे जिसे इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो दोस्तों हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे ताकि वो भी हमारे साथ लाइव सेशन में या वीडियो जैसे ही अपलोड करते हैं वो भी जुड़ सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा और जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे
ताकि उन्हें जब भी मैं लाइव आऊँ उन तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों, कैसा लगा सेशन आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और किस तरह से और हमें इम्प्रूवमेंट करना है वो भी हमें आप सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।